हाय एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे इस जनवरी 2025 के वीक नंबर 3 के करंट अफेयर डिस्कशन में। हमने 2 वीक अपने पूरे कर लिए थे। आपको इसी यूट्यूब के प्लेलिस्ट के अंदर पिछले दोनों वीक के जो वीडियोस हैं वो देखने के लिए मिल जाएंगे और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उन दोनों वीडियोस की प्लेलिस्ट का आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए फिर हम अपने जनवरी 2025 के वीक 3 के डिस्कशन को शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक इम्पोर्टेंट चीज आप लोगों को जो ध्यान रखनी है, ये मेरा एप्लीकेशन है edu24। प्लीज इसको डाउनलोड कीजिए। इसमें आप लोगों की तैयारी को सपोर्ट करने के लिए बहुत अच्छे तौर पर मैंने कंटेंट को ऐड किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद आपको मेरे इसी एप्लीकेशन पर ये 4 कोर्सेज नजर आएंगे: कंप्लीट इंग्लिश, कंप्लीट मैथ, कंप्लीट रीजनिंग और कंप्लीट जीके जीएस। इन चारों के चारों कोर्सेज का भी आप यूज करके अपने इन चारों सब्जेक्ट को तैयार कर सकते हैं और किसी भी एग्जाम, आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरबी, ग्रुप डी या फिर एसएससी सीजीएल या फिर एसएससी के बाकी के अन्य एग्जाम्स के आप कंटेंट को पूरा कर सकते हैं। पहला सवाल इस वीक के डिस्कशन का आपकी स्क्रीन पर है। जोरान मिलानोविक को जनवरी 2025 में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो आप लोगों को पता है कि अगर हम अंतरराष्ट्रीय लेवल पर किसी भी बड़े देश के अगर कोई इंपॉर्टेंट लीडर को नियुक्त होता हुआ देखते हैं, यानी कि अपॉइंट होता हुआ देखते हैं, तो हमारे लिए वो चर्चा इंपॉर्टेंट हो जाती है। नाम याद रखेंगे, नाम क्या है? जोरान मिलानोविक। तो इनको दोबारा से री इलेक्ट किया गया है किसके प्रेसिडेंट के रूप में? क्रोएशिया के प्रेसिडेंट के रूप में। तो 5 साल की इनकी पूरी की पूरी टर्म होती है और काफी टाइम से क्रोएशियन डेमोक्रेटिक यूनियन जो कि रूलिंग पार्टी, और ये यहाँ पर ना 1991 से पार्टी रूल कर रही है। उसी के इस मिलिट्री सपोर्ट के साथ यूक्रेन के अंदर जो रशिया ने इन्वेजन किया था उसको क्रिटिसाइज इन्होंने बहुत ज्यादा किया, जोरान ने, जिसके बाद काफी इनका फेवर इनके जो लोग हैं उन्होंने किया और इनको री इलेक्ट कर लिया गया इस देश के प्रेसिडेंट के रूप में। तो ये भी याद रखिएगा, प्रेसिडेंट है। कल को प्रधानमंत्री के उसमें अगर कुछ पूछ लें तो ऐसा नहीं है, प्रधानमंत्री नहीं है, ये जुरान है, यानी कि प्रेसिडेंट है। ठीक है जी। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा। नेदुनथीवु द्वीप, जिसको हाल ही में खबरों में देखा गया, वो बताइए कौन से देश में लोकेटेड है? तो इंपॉर्टेंट जो लोकेशंस होती हैं, जो कि चर्चाओं में होती हैं, उनसे हमसे संबंधित सवाल पूछ लिए जाते हैं। नाम क्या है इसका? नेदुनथीवु आइलैंड। तो जो श्रीलंका की नेवी है ना, उन्होंने यहाँ पर क्या किया था, लगभग 17 इंडियन मछुआरों को इस आइलैंड के पास में अरेस्ट किया था। इसको एक और नाम से जाना जाता है, इसको कहते हैं ये डेल्फ्ट, DELFT आइलैंड। इस आइलैंड के नाम से भी इसको जाना जाता है श्रीलंका के अंदर। तो आप लोगों को वो स्ट्रेट के बारे में पता है ना, जो भारत और श्रीलंका के बीच में नजर आता है, पाक स्ट्रेट। उस पाक स्ट्रेट का ये लार्जेस्ट आइलैंड है, जिसका नाम हमने यहाँ पर अभी ऑलरेडी जाना, नेदुनथीवु द्वीप। तो यहाँ पर एक तरीके से जो मछुआरे हैं वो इंटरनेशनल जो मैरीटाइम बाउंड्री होती है उसको पार करके मछली वगैरह पकड़ने के लिए वहां पर पहुंच गए और वहां पर जाकर फिर इन लोगों ने क्या कर लिया, उनको गिरफ्तार कर लिया। तो इसका लोकेशन आपसे पूछ लेंगे तो हमें इसका क्या याद रखना है? श्रीलंका याद रखना है। अगला सवाल, खो खो विश्व कप 2025 का मेजबान शहर इन 4 विकल्प में से बताना है कि कौन सा है। तो देखो, ये पहला खो खो वर्ल्ड कप होगा जिसका आयोजन स्टार्ट हुआ 13 जनवरी 2025 से, और इसका जो आयोजन कराया गया है वो नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम के अंदर कराया गया है। तो उत्तर आपका यहाँ पर रह जाएगा न्यू दिल्ली। तो खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया की ना एक प्रेसिडेंट है, उनका अगर आप नाम याद रख ले तो आपके लिए अच्छा रहेगा, सुधांशु मित्तल। तो ये खो खो इंडियन फेडरेशन के प्रेसिडेंट है, इन्होंने इसको उद्घाटन किया और खो खो फेडरेशन इसका आयोजन कराया जा रहा है। और इसमें ना इन्होंने किसके साथ मिलकर कर रहे हैं ये? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के साथ मिलकर इन्होंने इस वर्ल्ड कप का आयोजन कराया है। तो बड़ा इवेंट है। लोकेशन आपसे पूछ ली जाती है कि आयोजन कहां पर कराया जा रहा है, तो नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन कराया गया। अगला सवाल आपके सामने आपको नजर आ रहा है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य के अंदर लोकेटेड है? इंद्रावती नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो आप लोगों को चाहे वो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हो,
वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो या फिर बायोस्फीयर रिजर्व हो, उनकी लोकेशन रिलेटेड सवाल आपके पूछे जाते हैं ना, तो ये चर्चा में क्यों है इंद्रावती नेशनल पार्क? तो 5 माओइस्ट जिसमें कि 2 महिलाएं थी, उनको जो बीजापुर के अंदर इंद्रावती नेशनल पार्क की सिक्योरिटी फोर्सेस है ना, उन्होंने गोली मारकर हत्या कर दी। ये जो आपका पार्क है वो छत्तीसगढ़ के अंदर लोकेटेड है। ठीक है, तो अगर मैं इस नेशनल पार्क से रिलेटेड बात करूं तो 1981 में इसको स्थापित किया गया था, और फिर इसको बाद में टाइगर रिजर्व भी बना दिया गया था 1983 के अंदर, जब इंडिया का टाइगर प्रोजेक्ट आया था उसके तहत। तो याद रखना है, इसलिए आपका चर्चा में था, छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर लोकेटेड है। अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों से पूछता हूं कि एक इंपॉर्टेंट रिवर जो कि इस आपके राज्य से होकर गुजरती है, उसका नाम क्या है? इंद्रावती। तो उसी इंद्रावती रिवर के नाम पर इसका नाम इंद्रावती नेशनल पार्क पड़ा है। अच्छा सवाल था, चर्चा में था, कल को इसकी लोकेशन आपसे पूछ ली जाएगी, तो छत्तीसगढ़ आपको याद रखना है। अगला सवाल देखेंगे, नेपच्यून मिसाइल किस देश के द्वारा विकसित की गई है? अलग अलग कंट्रीज अलग अलग प्रकार की अपने डिफेंस सेक्टर के अंदर अगर कोई मिसाइल या फिर कोई अन्य चीज को विकसित करते हैं, तो हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाती है। हाँ, तो जो यूक्रेन के सिक्योरिटी सर्विस और नेवी है, उन्होंने स्नैपचून मिसाइल को एक्चुअली में यूज किया था। किस लिए यूज किया था? एक रशिया के अंदर ना क्षेत्र है, और रशिया के उस क्षेत्र का नाम क्या है? रोस्तोव। इस रोस्तोव के ऊपर हमला करा गया इस मिसाइल की हेल्प से। मिसाइल का नाम क्या है? नेपच्यून मिसाइल। तो ये एक यूक्रेनियन मेड सबसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसको एंटी शिप को लेकर डिजाइन किया गया था, और बाद में इसको ना जमीनी हमलों के लिए भी यूज करा जाने लगा। तो इसलिए चर्चा में थी। ऐसे आपको पता है कि इंपॉर्टेंट जो इवेंट होता है वो आपकी चर्चा में आ जाता है, अगर कोई देश किसी भी प्रकार की मिसाइल का यूज करता है कहीं पर आक्रमण करने के लिए। ठीक है, तो यूक्रेन की है ये नेपच्यून मिसाइल। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल पूछते हैं कि डिएगो गार्सिया द्वीप जो हाल ही में खबरों में था, वो किस महासागर के अंदर स्थित है? तो अगेन वही जियोग्राफिकल जो लोकेशन रिलेटेड आपके सवाल होता है वो आपके बन जाता है। तो हुआ क्या, तमिलनाडु के 15 मछुआरे यानी कि फिशरमैन, तो इनको डिटेन कर लिया गया इस डिएगो गार्शिया से। तो ये क्या है? ये बायोट का एक आइलैंड है। व्हाट इज दिस बायोट? बायोट इज ब्रिटिश इंडियन ओशियन टेरिटरी। तो इनका ये एक आइलैंड है जहां पर हमारे तमिलनाडु के 15 मछुआरों को डिटेन कर लिया गया, क्योंकि इन्होंने जो अंतरराष्ट्रीय मैरीटाइम बाउंड्री होती है उसको क्रॉस कर लिया गया था। तो ये एक कोरल अटोल आइलैंड है, लार्जेस्ट है ये हमारे इस आर्के पिलागो का भी नाम याद रखिएगा। आर्के पिलागो कई सारे आइलैंड के ग्रुप को कहते हैं। तो इस आर्के पिलागो जिसका ये हिस्सा है, उसका नाम अगर आप लोगों को याद रह जाए, उसका नाम है कागोस। तो ये याद रखिएगा, ये है हमारे हिंद महासागर में यानी कि इंडियन ओशन में। तो ये आपका सवाल बन सकता है। तो यूके ने ना इसको डिएगो गार्शिया जो आइलैंड है, इसको यूएस को लीज पर दिया था 1966 के अंदर, उनके जो मिलिट्री बेस या फिर उनके जो इनहेबिटेंट होते हैं उनको डिस्प्लेस करके। तो चर्चा में था, इसलिए आपको याद रखना है, नाम क्या था? डिएगो गार्शिया। अगला सवाल देखते हैं भाई। भारतीय नौसेना के लिए हाल ही में लॉन्च किए गए दूसरे बहुउद्देशीय पोत का नाम क्या है? What is the name of the second multi-purpose vessel recently launched for the Indian Navy? हमारे देश की किसी भी सेना के अंदर अगर कोई भी नई चीज इन्वॉल्व या फिर आपकी लॉन्च करी गई हो, हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आपने एल का नाम सुना होगा ना। बड़ी कंपनी है, लार्सन एंड टॉब्रो इसका नाम है। ये सेकंड मल्टीपर्पज वेसल है, इसका नाम है आईएनएस उत्कर्ष। इसको इन्होंने लॉन्च किया है। ठीक है, तो एल की शिप बिल्डिंग लिमिटेड ने इसको बनाया था, और ऐसे कोई भी अगर कोई नई चीज शामिल होती है ना हमारी किसी भी सेना के अंदर, तो वो इम्पोर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो याद रखेंगे इसको। और ये इनका पहला एमपीवी प्रोजेक्ट है, और 3 महीने के अंदर इन्होंने ये काफी इम्पोर्टेंट जो इनके ये
वेसल्स हैं इनको नेवी को सौंपने की बात करी थी। इसमें कि आपको नजर आ रहा है इनका आईएनएस उत्कर्ष, ठीक है, इनका सेकंड मल्टी पर्पस वेसल है। इससे पहले एक और इन्होंने लॉन्च किया था, उसका नाम था आईएनएस समर्थक। आईएनएस समर्थक ये इनका पहला था, जिसको इन्होंने इनको 3 महीने पहले लॉन्च किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। प्रधानमंत्री इल्जा अमादो वाज, जिन्हें हाल ही में आपने इस्तीफा देने की घोषणा करते हुए देखा था, बताइए कि कौन से देश से संबंधित है। प्रधानमंत्री इल्जा अमादो वास रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रेजिग्नेशन बिलोंग्स टू विच कंट्री। तो देखो, नाम है इस देश का साओ टोम एंड प्रिंसिप। इसके ये क्या है, प्राइम मिनिस्टर है। तो इन्होंने अपनी जो कैबिनेट लिस्ट दी थी उसको प्रपोज किया था, फिर वो क्या हो गई थी, लीक वगैरह हो गई थी। तो ये पहले जस्टिस मिनिस्टर भी रह चुके थे इस देश के। और अब आप पूछोगे कि सर जी ये कहाँ है, तो जो गल्फ ऑफ गिनी है ना, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, गल्फ ऑफ गिनी, वहां पे ये छोटा सा आइलैंड कंट्री है। तो देश का नाम ये है, और जिन्होंने इस्तीफा दिया है उनका नाम भी मैंने यहाँ पर लिखा। चर्चा में कभी कभी आ जाता है स्ट्रैटेजिक लोकेशन का, अगर कोई लीडर वगैरह चेंज होता है ना, उसके मद्देनजर। अगला सवाल देखेंगे भाई। रणथंबोर टाइगर रिजर्व किन दो पर्वत श्रृंखलाओं के जंक्शन पर स्थित है। रणथंबोर टाइगर रिजर्व, अब आप लोग मुझसे पूछेंगे कि सर जी क्यों चर्चा है, तो हुआ क्या है, एक रिवर लिंक इरिगेशन प्रोजेक्ट, नदियों के लिंक से बनने वाले ना ऐसे सिंचाई प्रोजेक्ट होते हैं, तो उनको रणथंबोर टाइगर रिजर्व के अंदर आप देखते हैं, तो यहाँ पर नहीं क्या होगी जाएगा, ये सबमर्ज हो जाएगा। और सबमर्ज यानी कि डूब जाएगा नदी के तटों पर, और वहां से ना दो सेक्शन आपके फिर क्रिएट होंगे। तो ये अरावली और विंध्यास के जंक्शन पर आपको देखने के लिए मिलता है। तो याद रखिएगा इसको, ये कल को इस सवाल को इस तरीके से घुमाकर पूछ सकते हैं रणथंबोर टाइगर रिजर्व को, ठीक है। और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में रणथंबोर फोर्ट को भी आपका जाना जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट रिवर यहाँ से आपके निकल कर गुजरती हैं, जैसे कि चंबल रिवर होकर गुजरती है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, चंबल रिवर इनके साउथ से होकर गुजरती है। और अगर नॉर्थ में देखें तो वहां पर आपको नजर आती है बानस रिवर। तो ऐसे इंपॉर्टेंट नदियों से होकर गुजरने वाले ऐसे आपके टाइगर रिजर्व के नाम भी आप लोगों को याद रखने हैं। अगला सवाल देखते हैं भाई। नाग MK2 मिसाइल किस संगठन के द्वारा विकसित करी गई है। अगेन वही वाली बात कि अगर कोई भी इंपॉर्टेंट मिसाइल को लॉन्च करा गया हो या फिर उसको विकसित किया गया हो, हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो जो हमारे रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह जी, उन्होंने क्या दी, कॉन्ग्रेचुलेशन दी, शुभकामनाएं दी, किसको दी, डीआरडीओ को। डीआरडीओ जो कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि इन्होंने इनकी जो एक फील्ड इवेल्युएशन ट्रायल्स थे कौन सी मिसाइल के, इस नाग MK2 मिसाइल के, उसको सक्सेसफुली इन्होंने लॉन्च किया। तो एक थर्ड जनरेशन की हमारे देश के अंदर बनाई गई एंटी टैंक फायर और फॉरगेट गाइडेड मिसाइल है, जिसको डीआरडीओ ने विकसित किया है। चर्चा में थी, किसने विकसित करी है, उसलिए ये आ रही है आपकी चर्चा के लिए, यानी कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। आगे आएंगे, अगला सवाल देखेंगे भाई। झुंड ड्रोन का मुकाबला करने के लिए डिजाइन की गई भारत की पहली स्वदेशी सूक्ष्म मिसाइल प्रणाली का नाम क्या है। भाई जो माइक्रो मिसाइल सिस्टम की ये बात कर रहे हैं, अगर कोई बहुत सारे ड्रोन्स वगैरह आ जाते हैं उनको काउंटर करने के लिए, ये हमारे देश के अंदर विकसित करी गया एक सिस्टम है, इसका नाम पूछ रहे हैं। तो हमारे देश के अंदर ना इसकी अभी हाल ही में सफलतापूर्वक टेस्टिंग हुई थी, उसके बाद ये न्यूज में बना हुआ था। इसका नाम है भार्गवस्त्र। भार्गवस्त्र, तो ये फर्स्ट माइक्रो मिसाइल सिस्टम है जो कि कई सारे ऐसे स्वॉर्म ड्रोन्स को क्या करेगा, काउंटर करेगा। तो हमारे देश के अंदर निर्मित है, तो और इम्पोर्टेंट हो जाता है ना, नाम इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे सवाल आपको पक्का आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। चलिए भी आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। पवाना नदी जिसको खबरों में देखा गया किस राज्य से होकर गुजरती है, नाम क्या है, पवाना रिवर। तो हुआ क्या ना, एनजीटी जो हमारे देश का नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, उन्होंने क्या किया, जो इस पवाना रिवर है, इस पवाना रिवर के अंदर ना बहुत बड़े स्तर पर पोल्यूशन बढ़ रहा था।
तो इन्होंने वहां की यानी कि इस राज्य की जहां से रिवर होकर गुजरती है उनसे कहा कि भाई आप हमारे सामने अपना ना एक प्लान दो कि कब तक इसके बढ़ते हुए पॉल्यूशन लेवल को आप कर्व करोगे। तो महाराष्ट्र का जो पश्चिमी भाग है उस पश्चिमी भाग से ये आपकी होकर गुजरती है। इसकी ओरिजिन आपको याद रखनी है, वेस्टर्न घाट से ये आपकी पवाना रिवर ओरिजिनेट होती है और फिर उसके बाद आपकी ना पुणे से भी होकर गुजरती है। पुणे के अंदर पीने योग्य पानी आपका इसी रिवर्स पर आपका आधारित है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है पुणे क्योंकि बड़ा शहर है। तो महाराष्ट्र इसकी लोकेशन हो जाती है। ठीक है। और फिर ये जो रिवर है ना आपकी पवाना रिवर, ये आगे जाकर आपकी एक इंपॉर्टेंट कृष्णा रिवर की सहायक एक नदी है जिसका नाम है भीम रिवर, उसमें जाकर मिल जाती है। तो ये भी याद रखिएगा कि पवाना रिवर जाकर किसमें जाकर गिर जा रही है, भीमा रिवर के अंदर। उससे बीच में और भी कई सारी नदियों के साथ मिलती है, जैसे कि एक आपने नाम सुना होगा देहू चिंचवाड़ करके। ठीक है, तो ये याद रखेंगे आप लोग। अगला सवाल देखिए भाई, हाल ही में बाज बत्तख को हरियाणा के किस संरक्षित क्षेत्र में रखा गया है? एक प्लैकेटेड डक, इसको स्पॉट किया गया किस प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ हरियाणा के अंदर? तो ये फॉल्केटेड जो डक होती है ना, अब वही वाली बात है कि एक नई जो आपकी प्रजाति की डक वगैरह है वो अगर मान लो कि चर्चा में आ जाए, वैसे ये डक जैसी नहीं लग रही है जो मैंने बनाई है, बट अगर ऐसा कोई भी स्पेशी स्पॉट किया जाता है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। या फिर अभी मैं यहां से आपसे एक और सवाल पूछ लूं कि भाई ये जो सुल्तानपुर नेशनल पार्क है ये कौन से राज्य के अंदर लोकेटेड है, तो वो भी आपसे पूछ सकता है। तो यहाँ पर सुल्तानपुर नेशनल पार्क याद रखिएगा, हरियाणा के अंदर है ये। वहां पर ये एक फाल्केटेड डक को स्पॉट किया गया है, उसीलिए ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता। तो ये जो आपकी डक है ना, इसको IUCN की कैटेगरी के अंदर रखा है। वो कौन सा है? नियर थ्रेटन्ड, ही नियर थ्रेटन्ड स्पीशीज की कैटेगरी के अंदर रखा गया है, तो इसलिए ये आपकी स्पॉट करी गई और हमारे लिए सवाल के रूप में पूछी जा सकती है। चलिए आगे की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल, शिकारी देवी वन्य जीव अभ्यारण्य कौन से राज्य के अंदर लोकेटेड है? शिकारी देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की लोकेशन आपसे पूछ रहे हैं कि कौन से राज्य के अंदर लोकेटेड है। तो देखो, भारत की सरकार ने ये आपका जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, इसके आसपास का जो एरिया है उसको एक जोन घोषित किया। वो जोन कौन सा है? वो है ECESZ जोन, यानी कि एक इको सेंसिटिव जोन घोषित किया। ठीक है, क्योंकि वहां पर ना बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा था, बहुत सारी बिल्डिंगें बन रही थी, तो इस प्रकार की जो बिल्डिंग या फिर डेवलपमेंट वाला काम होता है ना, उस सेंचुरी की वाइल्ड लाइफ या फिर जो भी वहाँ की चीजें होती हैं, जो भी जानवर वगैरह होता है, जो वहाँ का फ्लोरा और फौना होता है, उनको बहुत बड़े तौर पर क्या करता है, वो प्रभावित करता है। ठीक है, तो ये एक देवी है गॉडेस शिकारी देवी, उनके नाम पर इस सेंचुरी का नाम रखा गया है। राज्य का नाम आप लोगों को याद रखना है, हिमाचल प्रदेश, याद रखेंगे। अगला सवाल देखते हैं भाई, किस देश ने दुर्लभ पृथ्वी तत्वों के पर्यावरण अनुकूल निष्कर्षण के लिए इलेक्ट्रोकैनेटिक माइनिंग विकसित की है? Which country has developed electrokinetic mining for eco-friendly extraction of rare earth element? तो होता क्या है ना, जब पृथ्वी के नीचे किसी भी तरीके की माइनिंग होती है ना, तो उससे ना कई सारी आपकी टेक्टोनिक एक्टिविटी हो जाती है, जिससे कि अलग अलग जगह में आपको भूकंप देखने के लिए मिलता है। तो ये चाइना का नाम याद रखिएगा, जिन्होंने एक ऐसी टेक्टोनिक या फिर एक ऐसी टेक्निक निकाली है जिसको EKM यानी कि इलेक्ट्रोकाइनेटिक माइनिंग के नाम से जाना जा रहा है। ये जो भी ऐसे मिनरल्स वगैरह हैं जिन्हें आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, उनको उनके जो अयस्क होते हैं उनसे सेपरेट करना चाहते हैं, ये एक टेक्निक इन्होंने निकाली है। कई सारे इसके अंदर मैग्नेटिक, केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक, कई सारे टेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस इन्होंने यूज किए हैं। तो चाइना का इसमें नाम याद रखना है जो कि चर्चा में था। चलिए आगे की तरफ बढ़ता है। अगला सवाल ये पूछ रहे हैं कि हाल ही में किस देश द्वारा एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक का आयोजन किया गया? एक्सरसाइज का नाम क्या है? डेविल स्ट्राइक। तो ऐसी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज अगर कोई भी देश की मिलिट्री फोर्सेस करती हैं तो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इसमें भाई हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस है उन्होंने इस एक्सरसाइज को अंजाम दिया। नाम क्या है इसका? डेविल स्ट्राइक। तो इसका जो आयोजन है वो 16 से 19 जैन के बीच में कराया गया था। और इसमें जो हमारी
आर्मी है वो इन्वॉल्व है, इसमें हमारी जो एयर फोर्स है वो इन्वॉल्व है। तो इन्होंने एक तरीके से यहाँ पर अपने जो सोल्जर्स हैं उनको इन्वॉल्व करके इस एक्सरसाइज को अंजाम दिया। और जो हमारी ट्रेनिंग एरिया और फायरिंग रेंजेस होते हैं वहां पर इस एक्सरसाइज को आयोजित कराया गया था। तो इम्पोर्टेंट है, इसका नाम हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा और कौन कौन दो मिलकर इसको करा रहे हैं वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई आगे की तरफ आता है। अगला सवाल है, एट्रेक्स क्रिस्टेनसेनी जिसको खबरों में देखा गया था, बताइए वो कौन सी प्रजाति से संबंधित है। अब होता है क्या है ना, जब हम बायोलॉजी वाला एरिया पिक करते हैं तो उससे संबंधित भी करंट अफेयर में बहुत सारी न्यूज बनती है। अब नाम क्या है इसका, एट्रेक्स क्रिस्टेनसेनी। अब ये क्या है, एक नया स्पीशीज है जिसको क्या किया गया है, जिसको चर्चा में देखा गया। ऑस्ट्रेलिया के ना कुछ वैज्ञानिकों ने क्या किया, उन्होंने डिस्कवर किया एक बड़े या फिर एक ज्यादा जहरीले सिडनी वेब स्पाइडर को, एक मकड़े को। तो ये बहुत जहरीला है, अगर कोई भी देश के साइंटिस्ट ऐसे किसी नई स्पीशीज को खोजते हैं तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका नाम है, इसका नाम अगर आप लोगों को याद रह जाए, बिग बॉय इसका नाम रखा गया है। तो ऐसे सवाल भी कभी कभी पूछ लेते हैं। और इसको पहली बार लगभग 2000 के टाइम पे देखा गया था और काफी अ, जहरीले होता है, लोगों का जो एब्डोमेन वाला एरिया होता है ना उसको खत्म कर देता है, ये ऐसे मान लो आप। ठीक है, चलिए आगे की तरफ आएंगे। अगला सवाल देखिए, काकबोरिक किस भारतीय राज्य की आधिकारिक भाषा है। ऑफिशियल लैंग्वेज पूछ रहे हैं, राज्य का नाम पूछा जा रहा है और नाम क्या है इसका, काकबोरोक। अब आप लोगों को पता है कि राज्य स्तर पर अगर कोई डांस है, फेस्टिवल है, लैंग्वेज है, म्यूजिक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, आपके सवाल बनता है। तो यहाँ पर एक फेडरेशन है, उस फेडरेशन का नाम है टीएसएफ। टीएसएफ बोले तो त्रिपुरा स्टूडेंट फेडरेशन। तो इन्होंने प्रोटेस्ट किया कहां पर, अगरतला में, जहां पर ये डिमांड कर रहे हैं कि भाई जो रोमन स्क्रिप्ट है उसको आप काकब्रुक लैंग्वेज को लेकर दीजिए हमें। तो काकब्रुक क्या है ना, एक लैंग्वेज है जो कि जो बोरोक लोग होते हैं, बोरोक पीपल होते हैं, वो त्रिपुरा के अंदर आपको रिकॉग्नाइज्ड मिलते हैं। तो उनकी एक प्रकार से ये लैंग्वेज है। तो यहाँ पर आप ना त्रिपुरा से संबंधित करेंगे इसको, लैंग्वेज का नाम याद रखेंगे। एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड जब हम निकालते हैं तो त्रिपुरा के ना एक किंग हुआ करते थे और उन्होंने कोकब्रुक के अंदर अपनी कई सारी चीजें लिखी थी। इसमें वर्बल, बोरोक मतलब लोगों का, कई सारा ऐसा डिस्कशन किया था। तो याद रखेंगे त्रिपुरा से संबंधित है। अगला सवाल देखिए भाई, किस संस्था ने सेंट्रल सस्पेक्ट रजिस्ट्री को विकसित किया है, यानी कि सेंट्रल सस्पेक्ट रजिस्ट्री को डेवलप करने वाली इंस्टीट्यूशन का आप लोगों को नाम बताना है। तो देखो ये एक ऑनलाइन रजिस्ट्री है जो कि मान लो कि कोई भी ऐसी फ्रॉड वाली ट्रांजैक्शंस होती है ना, उनको ये क्या करती है, प्रिवेंट करती है। और बहुत बड़े तौर पर इस रजिस्ट्री के जरिए उन्होंने पैसे बचाए हैं। तो जो फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट है उसको एक तरीके से मजबूती प्रदान करता है। यहाँ पर जो साइबर क्रिमिनल होते हैं उनको आइडेंटिफाई करा जाता है। तो इसमें आपको याद रखना है, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, इनके द्वारा इसको विकसित किया गया है। चर्चा में है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा जो साइबर क्राइम को रोकने के लिए एफर्ट लगाए जाते हैं उसके तहत ऐसी जो आपकी इंपॉर्टेंट रजिस्ट्री या फिर कोई भी इनिशिएटिव होता है वो हमारे लिए चर्चा में आ जाता है। ठीक है भाई, चलिए आगे की तरफ आइए, अगला सवाल देखेंगे। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए शी कोहोर्ट 3.0 को पहल को शुरू किया है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड शी कोहोर्ट 3.0 इनिशिएटिव टू एम्पावर वुमेन लेड स्टार्टअप्स। आप लोगों को पता है, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट ने अगर कोई भी इंपॉर्टेंट नया इनिशिएटिव लॉन्च किया है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो इसको मोहाली के अंदर लॉन्च किया गया भी। अब आपको पता है कि मोहाली का नाम आया तो ये पंजाब की सरकार ने लॉन्च किया है स्टार्टअप हैंड होल्डिंग एंड एम्पावरमेंट कोहॉर्ट 3.0 इनिशिएटिव। मोहाली में इसको जो महिलाएं हैं या स्टूडेंट्स हैं उनको स्टार्टअप्स को बिल्ड करने के लिए, उनको टेक वेंचर्स प्रोवाइड करने के लिए इस इनिशिएटिव के अंदर सपोर्ट दिया जाएगा। पंजाब सरकार का नाम इसमें आपको याद रखना है। अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपोर्ट 2025 का उद्घाटन कहां पर किया गया। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपोर्ट 2025
तो लॉन्च किसने किया है भाई? हमारे पीएम मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया, और ये सेकंड एडिशन है इसका, दूसरा संस्करण है। नाम है इसका मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025। उसको कहां पर करा गया? भारत मंडपम में, जो कि नई दिल्ली के अंदर लोकेटेड है। 17 जनवरी को इसका उद्घाटन किया गया था जी, याद रखिएगा। तो इसके अंदर जो हमारा मोबिलिटी सेक्टर है उसके यू नो उनको एक तरीके से यूनाइट करना, और ऑटोमोबाइल्स का एक तरीके से जो भी पूरा सेक्टर है, इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है, इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर है, उनको सही तरीके से यूनाइट करना, एक साथ मिलकर चलें। तो नई दिल्ली के अंदर इसका उद्घाटन कराया गया था। किसने किया वो मैंने आप लोगों को बताया, कहाँ पर किया वो मैंने आप लोगों को बताया, कौन सा एडिशन था वो भी मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है, चलिए आगे की तरफ आएंगे। अगला सवाल है तुंगभद्र रिवर से, तो खबरों में देखी गई तुंगभद्र नदी किस नदी की सहायक नदी है? विच वॉज सीन इन द न्यूज इज अ ट्राइब्यूटरी ऑफ विच रिवर। देखो हुआ क्या, कर्नाटका के ना कुछ गांव है, जैसे कि एक एक गडाग डिस्ट्रिक्ट है, ये एक डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका के अंदर। इसका ना एक गांव है, उस गांव का नाम अगर मेरे ख्याल से मुंडारगी समथिंग समथिंग करके कुछ एक नाम है। तो यहाँ पर इस तुंगभद्र रिवर को आप होता हुआ गुजरता हुआ देखते हैं, तो इस गांव के एरिया में देखा गया कि जो पानी है ना वो क्या हो गया, वो ग्रीन हो गया, हरा पड़ गया, जिसकी वजह से वहां पर लोगों को ना काफी पैनिक हुआ। तो ये कृष्णा रिवर की ट्राइब्यूटरी है, कृष्णा नदी की सहायक नदी है तुंगभद्र रिवर। पहले भी परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है, और हिंदुओं के लिए ये बहुत ज्यादा पवित्र नदी है कृष्णा रिवर, सभी को पता है। रामायण के अंदर इसको एक नाम से जाना गया है, किस नाम से? पंपा नाम से जाना गया है, किसके अंदर? रामायण के अंदर। तो ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे आता है। अगला सवाल है, पूछ रहे हैं कि पीएम वाणी योजना किस संगठन के द्वारा शुरू की गई है? पीएम वाणी स्कीम। तो देखो जो हमारा TRAI क्या होता है, ये टेलीकॉम रेगुलेटरी है, टेलीकॉम रेगुलेटरी बॉडी है, द टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इन्होंने ना जो हमारे इंटरनेट टैरिफ है वाईफाई सर्विस प्रोवाइडर्स को लेकर, उनके लिए कुछ रिकमेंडेशन दिए हैं। इसके तहत इस पीएम वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस के तहत, जिसको पीएम वानी के नाम से भी जाना जाता है, इसकी फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। इसका नाम है प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। तो यहाँ पर जो रिटेल ब्रॉडबैंड का रेट है उसको ट्वाइस, आपका यहाँ पर कई सारी कुछ रिकमेंडेशन इन्होंने दी हैं। और कल को अगर इस वानी स्कीम से लेकर आपको पूछा जाए तो इसको दिसंबर 2020 में लॉन्च किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा, जहां पर जो वाईफाई हॉटस्पॉट है उसको एक्सपेंड करना, जैसे कि रूरल एरियाज में स्पेशली लेकर जाना, उसको लेकर बात होती है। तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इस पर आपका संबंधित है, जिसके द्वारा पीएम वानी स्कीम को लॉन्च किया गया था। अभी चर्चा में किस लिए था वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। आगे आएंगे भाई। अगला सवाल है, सियाचिन ग्लेशियर जिसको खबरों में देखा गया था वो किस पर्वतीय श्रृंखला में स्थित है? सभी लोगों को पता है सियाचिन ग्लेशियर के नाम के बारे में। तो आप लोगों को ये चर्चा में इसलिए देखने के लिए मिला कि जो सियाचिन ग्लेशियर है वहां पर अब 4G और 5G सर्विस प्रोवाइड करी जा रही है इंडियन टेलीकॉम फर्म के द्वारा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्लेशियर है जो कि आता है आपका काराकोरम रेंज के अंदर। आप सबको इसके बारे में पढ़ाया हुआ है। ठीक है, ये थर्ड पोल का एक पार्ट है। कई सारे यहाँ पर फ्रेश वाटर रिजर्व भी देखने के लिए मिलते हैं। और आप लोगों से अगर पूछा जाएगा कि वर्ल्ड की सेकंड लॉन्गेस्ट नॉन पोलर ग्लेशियर कौन सा है, तो उसमें आपका सियाचिन ग्लेशियर ही नजर आता है। पहले नंबर पर कौन सा आता है? वो तजिकिस्तान में है, एक तजिकिस्तान में, उसका नाम मेरे ख्याल से ऐसे ही है, पैड चैन को, वो पहले नंबर पर है। तो याद रखिएगा, इसलिए चर्चा में था। काराकोरम रेंज के अंदर ये सियाचिन ग्लेशियर लोकेटेड है, याद रखेंगे। इंडिया के अंदर इंडिया ने, अच्छा एक चीज आपसे पूछ ली जाए, एक ऑपरेशन चलाया था, उस ऑपरेशन का नाम था मेघदूत। इस ऑपरेशन मेघदूत के तहत हमने इसका कंट्रोल पाया था सियाचिन ग्लेशियर का 1984 में। ये भी याद रखिएगा इससे रिलेटेड आप एक बात।
चलिए आगे की तरफ बढ़ता है। अगला सवाल है भई आपसे पूछते हैं कि भारत के किन 2 स्थलों को 2025 विश्व स्मारक निगरानी सूची में शामिल किया गया है? मॉन्यूमेंट वॉच लिस्ट 2025 वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच लिस्ट के अंदर कौन-सी 2 साइट्स भारत से इंक्लूड करी गई हैं? तो देखो हैदराबाद के अंदर ना आपको नज़र आती है द मूसी रिवर हिस्टोरिक बिल्डिंग और उसके अलावा भुज हिस्टोरिक वाटर सिस्टम। तो इनको ऐड किया गया है भई ये एक न्यूयॉर्क आधारित वर्ल्ड मॉन्यूमेंट फंड है, जो अब इसको अपनी वॉच में रखेंगे, देखेंगे। तो ये जो आपके स्थल है ना यहाँ पर क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड या फिर वाटर क्राइसिस से रिलेटेड कई सारे रिस्कों को आप उभरता हुआ देखते हैं। तो इसीलिए आपका इसमें ऐड कर लिए गए कि भई इनके ऊपर ध्यान दिया जाएगा कि यहाँ पर आपका इसको एक ऐसा रास्ता हम तैयार कर सकें कि वापस से इनको रिजुविनेट कराया जा सके, यानी कि दोबारा से इनको ठीक किया जा सके। ठीक है? याद रखेंगे। मूसी रिवर हिस्टोरिक बिल्डिंग और भुज हिस्टोरिक वाटर सिस्टम। अगला सवाल, अब्द अल कुरी द्वीप जो खबरों में था वो किस महासागर में लोकेटेड है? तो देखो सैटेलाइट की कुछ इमेजेस से कई सारी बातें पता चली। ये यमन का ये जो आइलैंड है, तो पहले तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये यमन्स का आइलैंड है और इन्होंने ना अपनी एक जो एयर स्ट्रिप है उसको यहाँ पर कंप्लीट किया है और यूएई इसमें हेल्प करने वाला है। तो इसका जो लोकेशन है ना वो इंडियन ओशन के अंदर है। तो याद रखिएगा उतने इम्पोर्टेंट नहीं बनता है क्योंकि इतनी भी इंटरनेशनल लेवल पर बातें नहीं है, लेकिन पूछे गए हैं सवाल तो इसलिए मैंने यहाँ पर आपको ही करा दिया। ठीक है? तो एक इन्होंने एयर स्ट्रिप लगभग कंप्लीट होती हुई नज़र आई सैटेलाइट की इमेजेस की वजह से, जिसको ना यूएई बाकी का रिमेनिंग ना उसको बिल्ड करवाएगा। ठीक है? चलिए आगे की तरफ आइए, अगला सवाल देखते हैं। किस संगठन ने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2025 को जारी किया? तो देखो सभी लोगों को पता है कि जो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट होती है उसको पहली बार पब्लिश करा गया था 2006 में। इसको पहली बार 2006 में पब्लिश किया गया था, जहाँ पर जो ना एक्सट्रीम वेदर होते हैं उनको इन्होंने कैटेगराइज़ किया था किसके रूप में? एनवायरनमेंट रिस्क के रूप में। तो उसके बाद 2024-25 की इसकी रिपोर्ट आई है जहाँ पर जीआरपीएस यानी कि ग्लोबल रिस्क परसेप्शन सर्वे को इन्होंने आधारित करके इसके अंदर कई सारी चीज़ें बताई हैं। कई सारे शॉर्ट टर्म रिस्कों के बारे में बताया है कि भई एक्सट्रीम वेदर इवेंट कौन-कौन से होंगे, आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट कौन-कौन से होते हैं। तो इनको जो प्रकाशित करती है वो करती है आपकी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इतना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है इसमें। आगे की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल है ट्राउज़न 155 मिलीमीटर टोर्ड आर्टिलरी गन प्रणाली भारत और किस देश के द्वारा विकसित करी गई है? ट्राउज़न 155 टावर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम इज डेवलप्ड बाय इंडिया एंड व्हिच कंट्री? तो कभी भी अगर किसी सिस्टम पर हमारा देश और साथ में कोई दूसरे देश को आप इन्वॉल्व देखें, तो वहां से आपकी चीजें बन जाती हैं। तो ये इसकी स्पेसिफिकेशन जानना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसमें अगर किसी देश के साथ मिलकर इसको विकसित किया गया है तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर कौन विकसित है? फ्रांस। तो इंडिया और फ्रांस का ये ज्वाइंट वेंचर है जिन्होंने यहाँ पर हमारे इंडिया की जो कंपनी है ना वो कौन सी है? वो एल एन टी है। एल एन टी यानी कि लार्सन एंड टर्बो, और फ्रांस की भी एक कंपनी है जो कि इसके अंदर आपके इन्वॉल्व है और इसको विकसित कर रही है। आगे की तरफ आइए। अगला है नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन का निर्माण किस सागर के नीचे किया गया है? नाम क्या है? नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन। तो ये ना यूएनईपी, यूएनईपी क्या है? ये है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो इनकी ना एक स्टडी अभी सामने आई है जिससे इन्होंने रिवील किया कि भाई 2022 नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन एक्सप्लोजन्स की वजह से ना ह्यूमन इंडक्टेड मीथेन रिलीज हुआ था। तो इसलिए चर्चा में थी। इसकी लोकेशन है बाल्टिक सी के अंदर। तो नॉर्ड स्ट्रीम ना एक बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट है बाल्टिक सी के अंदर जो कि रशिया को जर्मनी से कनेक्ट करता है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, रशिया को जर्मनी से कनेक्ट करता है और यहीं पर बीच में पड़ता है आपका बाल्टिक सी। ठीक है भाई, चलिए आगे आ जाइए, अगला सवाल देखते हैं।
इस भारतीय नौसेना जहाज ने बहुराष्ट्रीय अभ्यास ला पराउस के चौथे संस्करण में भाग लिया। तो भैया एडिशन कौन सा है? फोर्थ एडिशन है। एक्सरसाइज का नाम क्या है? ला पराउस। एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है। कौन सा इंडियन नेशनल या इंडियन नेवल शिप इसके अंदर शामिल है, वो हमें बताना है। तो आईएनएस मुंबई इसमें आप लोगों को याद रखना है, जो कि हमारे देश का ना एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। तो ये जो चौथी एडिशन की एक्सरसाइजेस के अंदर इनमें शामिल हो रहा है। इसके अलावा इसमें ऑस्ट्रेलिया शामिल है, फ्रांस भी इसमें भाग ले रहा है, यूके भी ले रहा है, यूएसए ने भी भाग लिया है, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, कनाडा, कई सारे बड़े-बड़े देश हैं। तो इसमें भारत का आईएनएस मुंबई पार्टिसिपेट करेगा। अगला सवाल देखते हैं। फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप्स योजना किस संगठन के द्वारा संचालित की जाती है? द फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप्स स्कीम इज ऑपरेटेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? तो देखो, जो हमारा स्टार्टअप इंडिया मिशन का सक्सेस है, वहां पर कई सारे फंडिंग मैकेनिज्म्स की जरूरत है। जैसे कि ये एफएफएस की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, यानी कि फंड्स या फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप्स की बात है। तो इसको 2016 के अंदर लॉन्च किया गया था यार, कि भाई 10,000 करोड़ का हम इसके अंदर पूरा का पूरा कॉर्पस रखेंगे, जिसमें कि 14 और 15 फाइनेंस कमीशन का अलाइनमेंट इन्होंने लिया। तो ये जो हमारे देश का स्टार्टअप इकोसिस्टम है ना, उसको कहीं ना कहीं बूस्ट करेगा। उनकी जो डोमेस्टिक कैपिटल है उसको क्या करेगा, उसको भी एक्सेस प्रोवाइड करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपका लाया गया सिडबी के द्वारा। सिडबी विच स्टैंड्स फॉर स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इनके द्वारा। तो ये एक इंपॉर्टेंट आपका न्यूज बन जाता है आपके इकोनॉमी और बिजनेस वाले सेक्टर से। याद रखेंगे इसको। अगला सवाल देखेंगे। पलामू टाइगर रिजर्व किस राज्य के अंदर लोकेटेड है? नाम क्या है? पलामू टाइगर रिजर्व। तो देखो, हुआ क्या, एक राज्य के द्वारा या उस राज्य के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा, इस राज्य के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने क्या किया, कई सारे जो गौर है, यानी कि एक प्रकार से बिसनई एक पॉपुलेशन प्रजाति है, इनको रिवाइव करने की ना, स्टडी करने के कई सारे तरीके निकाले हैं पीटीआर के अंदर। पीटीआर यानी कि पलामू टाइगर रिजर्व के अंदर। तो ये झारखंड का जो छोटा नागपुर प्लेटो वाला डिस्ट्रिक्ट है ना, वहां पर ये लोकेटेड है। तो इसकी लोकेशन भी झारखंड रह जाएगी। अलग अलग डिपार्टमेंट जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होते हैं, उनकी स्टडी के अंदर कोई भी अगर आपका ऐसा इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल एरिया चर्चा में आ जाए, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। तो अगर आपसे कल को ये पूछ लिया जाए कि भाई ये जो आपका टाइगर रिजर्व है वो कौन से नेशनल पार्क का भाग है, तो उसमें भी याद रखिएगा आप, बैटला नेशनल पार्क इसका ये भाग है। और जो पहले 9 टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट टाइगर के तहत भारत के अंदर लाए गए थे ना, उसमें से है ये एक। तो काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे आइए। अगला सवाल है, कलारी पट्टू किस राज्य की पारंपरिक मार्शल आर्ट है? इंपॉर्टेंट है भाई। हर राज्य से संबंधित डांस, कला, मार्शल आर्ट फॉर्म, लैंग्वेजेस, कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट अगर चीज बनती है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। नाम से वैसे आप लोगों को आइडिया लग गया होगा। तो जो 38th नेशनल गेम्स हुए कहां पर? उत्तराखंड के अंदर। वहां पर इस मार्शल आर्ट को डेमोन्स्ट्रेट किया गया। और मेथोलॉजी के अनुसार जो वॉरियर सेज हुआ करते थे, एक उनका नाम था परशुरामा, उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था। तो कल को ये नाम भी याद रखिएगा कि किसने इंट्रोड्यूस किया, परशुरामा। मैं अच्छे से लिख देता हूं, परशुरामा, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था इस मार्शल आर्ट को। नाम क्या है इस मार्शल आर्ट का? कलारीपट्टू। ठीक है। तो ये केरला राज्य का एक इंपॉर्टेंट आर्ट फॉर्म है, मार्शल आर्ट फॉर्म है, इसको भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए भाई आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो यार देखो, आपको पता है जो अपॉइंटमेंट रिलेटेड न्यूज होती हैं हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो असम पुलिस के चीफ हैं, इनका नाम है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। इनको अपॉइंट किया गया सीआरपीएफ यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के डायरेक्टर जनरल का। तो काफी इंपॉर्टेंट पद है। आप लोगों को पता है कि जो ये आपका पुलिस फोर्स है वो किसके अंतर्गत आता है? वो होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। इसको 1939
में स्थापित किया गया था सीआरपीएफ को, पॉलिटिकल जो अनरेस्ट वगैरह हुआ करते थे उनको हैंडल करने के लिए। तो किसको अपॉइंट किया गया है वो हमें याद रखना है, गजेंद्र प्रताप सिंह को। अगला सवाल आपसे ये पूछते हैं कि राष्ट्रीय आपदा आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स कौन से मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करता है? तो जो भाई हमारी होम मिनिस्ट्री है, उन्होंने पार्टिसिपेट किया इसके अंदर, जो रेजिंग डे है सेरेमनी एनडीआरएफ की। तो मैं यहाँ पर एनडीआरएफ की बात कर रहा हूँ, इसका एक इम्पोर्टेंट डे आता है रेजिंग डे, उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया और इनका ये 20वां डे था। और अगर मैं आपसे पूछूं कि एनडीआरएफ को कब इन्होंने स्थापित किया था, तो यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ, 2006 में इसको स्थापित किया गया था डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2025 के थ्रू। और इसका भी आयोजन जो ये कराया गया है ना, 20वां जो ये रेजिंग डे सेलिब्रेट कर रहे हैं वो आंध्र प्रदेश में कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश के कहाँ पर? विजयवाड़ा में इसका आयोजन कराया जा रहा है। तो इसमें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स शामिल होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। तो यार ये था हमारा करंट अफेयर वीकली डिस्कशन, और ये डिस्कशन था जनवरी 25 के वीक 3 का। इस वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन है उसको जरूर चेक कीजिएगा, वहां पर सारे के सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको मिल जाएंगे, जैसे कि प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, मेरे ऐप का लिंक मिल जाएगा, जिस ऐप पर ये करंट अफेयर का पूरा कोर्स आपके लिए, इसके अंदर सारी पीडीएफ वीडियो और आपके क्लास के क्विजेस भी एडेड है। बाकी एक बार आप लोगों को डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना है, सारे इंपॉर्टेंट लिंक आपको वहीं पर मिल जाएंगे। वीडियो अगर पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना है। आप अपने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कर सकते हैं, और प्लीज डू सब्सक्राइब, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको जो वीडियोस वगैरह रेगुलरली मैं लेकर आता हूँ वो मिस नहीं होंगी। तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर। अगर आप कोई भी डाउट वगैरह पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करके अपनी बातें मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा ये मेरे कुछ कोर्सेज चल रहे हैं जिनके बारे में मैंने शुरुआत में आप लोगों के साथ चर्चा करी थी, इन्हें जरूर आप चेकआउट कीजिएगा। इसमें आपका पूरा कंटेंट मैं करा रहा हूँ, कंप्लीट इंग्लिश, कंप्लीट मैथ, कंप्लीट रीजनिंग और कंप्लीट जीके जीएस। ये मेरे ऐप पर ही अवेलेबल है। ये मेरा ऐप आपके सामने है, इसका नाम है edu24। इसको डाउनलोड करके अपने पास जरूर रखिएगा। अगली वीडियो में मिलता हूँ, इसमें इतने रखते हैं। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।